जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरु जी क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। दोस्तों, आपको बताना है कि मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। तो आपका सही उत्तर होगा ए, खड़ी बोली। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए, सदल मिश्र। सदल मिश्र ने हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली। दोस्तों, आपको बताना है कि हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। आपको बताना है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी को मान्यता मिली है। दोस्तों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। आपको बताना है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बी, स्वरों की संख्या कितनी है, 11। आपको कमेंट्स में बताना है कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों, व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। और कुल वर्णों की संख्या कितनी है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है, याद रखेंगे, है ना। व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है। स्वर की संख्या कितनी है, 11 है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है। आपको बताना है कि हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी, 52। हिंदी मानक वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है। आपको बताना है कि इनमें से कौन ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए, सूरदास। सूरदास ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ। आपको बताना है कि आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर क्या होगा, ए, भक्ति साहित्य। आदिकाल के बाद हिंदी में भक्ति साहित्य का उदय हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। आपको बताना है कि हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ए, भाग्यवती। भाग्यवती हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास है, जिसके लेखक कौन है, सरदाराम फुलौरी। याद रखना, सरदाराम फुलौरी इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी। आपको बताना है कि सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए, प्रयोगवादी। 1950 से पहले हिंदी कविता प्रयोगवादी के रूप में जानी जाती थी। अगला प्रश्न है, चंपू काव्य किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि चंपू काव्य किसे कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, गद्य और पद्य। गद्य और पद्य के मिश्रण को चंपू काव्य कहा जाता है। गद्य और पद्य के मिश्रण को क्या कहा जाता है, चंपू काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे। आपको बताना है कि कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। ए, आपका सही उत्तर क्या होगा, ए, जयशंकर प्रसाद। कलाधर नाम से जयशंकर प्रसाद कविता लिखते थे। अगला प्रश्न है, बिहारी ने क्या लिखे हैं। आपको बताना है कि बिहारी ने क्या लिखे हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, बी, दोहे। बिहारी ने दोहे लिखे हैं। अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे। आपको बताना है कि कबीर किसके शिष्य थे।
तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी, रामानंद। कबीर रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, चार्या पद के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि चार्या पद के रचनाकार कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? डी, सबरपा। सबरपा चार्या पद के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, अपनी पहेलियां और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध कवि हैं। आपको बताना है कि अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अपने पहेलियों और मुकरियों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, किस रासो काव्य को अल्लाह खंड के नाम से भी जाना जाता है? आपको बताना है दोस्तों कि किस रासो काव्य को अल्लाह खंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, परमाल रासो। परमाल रासो को अल्लाह खंड नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आपको बताना है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। तो आपका सही उत्तर होगा क्या दोस्तों? सी, राहुल संकृत्यायन। राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है, इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, यह कथन किसका है? आपको बताना है जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, यह किसका कथन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। सही कथन क्या है? सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा मानी है। आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, 1050 से 1375। 1050 से 1375 आदिकाल की समय सीमा मानी है। किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक है। दोस्तों आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका सही उत्तर होगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल के पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न है, श्राव कचार किसकी रचना है? आपको बताना है दोस्तों कि श्राव कचार किसकी रचना है। तो आपका सही उत्तर होगा सी, देवसेन। श्राव कचार देवसेन की रचना है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी किसने कहा है? दोस्तों आपको बताना है कि अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी कहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि संदेश रासक खंड काव्य का रचयिता कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, अब्दुल रहमान। संदेश रासक खंड काव्य का रचयिता कौन है दोस्तों? अब्दुल रहमान। दोस्तों अगला प्रश्न है, आप शब्द सर्वनाम है। आपको बताना है कि आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? निजवाचक। आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, यज्ञशाला कौन सा समास है? आपको बताना है कि यज्ञशाला कौन सा समास है। तो दोस्तों यज्ञशाला तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसको विग्रह करने पर क्या हो रहा है? यज्ञ के लिए शाला। यज्ञ के लिए शाला, तो के लिए क्या है जो दोस्तों? कारक विभक्ति है। तो जिस समास को समास विग्रह करने पर कारक विभक्ति होती है तो उसमें कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। तो यहाँ पर के लिए क्या है? कारक विभक्ति है, इसलिए दोस्तों यह तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, समास के कितने भेद है? आपको बताना है दोस्तों कि समास के कितने भेद है। तो समास के 6 भेद है, याद रखेंगे। समास के कितने भेद है? 6 भेद है। अगला प्रश्न है, यह स्वादिष्ट फल है, वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है? आपको बताना है दोस्तों कि स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? स्वादिष्ट विशेषण है। तो इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा? सी, विशेषण, है ना, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रही है? फल की। फल कैसा है? तो स्वादिष्ट है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है तो वो क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। तो इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा? सी, विशेषण। अगला प्रश्न है, पराधीन का संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि पराधीन का संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, पर धन अधीन। पर धन अधीन। आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, पर धन अधीन। दोस्तों ये कौन सा संधि है? तो ये दीर्घ संधि है, याद रखेंगे। कौन संधि है? दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, नीलकमल में कौन सा समास है? आपको बताना है कि नीलकमल में कौन सा समास है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, कर्मधारय समास। नीलकमल में कर्मधारय समास है, जिसमें विशेषण विशेष होता है और उपमा उपमेय होता है। तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है दोस्तों? तो वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है ना। तो कमल कैसा है? नील के समान है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा।
अगला प्रश्न है वाच्य के कितने भेद हैं। दोस्तों आपको बताना है कि वाच्य के कितने भेद हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? 3। वाच्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। याद रखें, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। दोस्तों अगला प्रश्न है नाथ पंथ का प्रवर्तन किसने किया। आपको बताना है कि नाथ पंथ का प्रवर्तन किसने किया। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, गोरखनाथ। नाथ पंथ का प्रवर्तन किसने किया है? गोरखनाथ ने किया है। अगला प्रश्न है खाक छानना का अर्थ है। आपको बताना है कि खाक छानना मुहावरा का अर्थ क्या है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, दर दर भटकना। खाक छानना का अर्थ क्या होता है? दर दर भटकना। दोस्तों अगला प्रश्न है ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है। आपको बताना है कि ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। बहुत बड़े को बहुत थोड़ा, यानी कि बड़े व्यक्ति को बहुत कम देना ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थ है। अगला प्रश्न है दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि दिनकर किस रस के कवि है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, वीर रस। दिनकर वीर रस के कवि हैं। अगला प्रश्न है निराला को कैसा कवि माना जाता है। आपको बताना है कि निराला को कैसा कवि माना जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा बी, क्रांतिकारी। निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, रूढ़ शब्द। हाँ, क्योंकि जल को अलग करने पर इसका अर्थ नहीं निकलता है। तो जिस शब्द को अलग किया जाता है और उसका अर्थ नहीं निकलता है तो वो कैसा शब्द होता है? रूढ़ शब्द होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है स्वर के कितने प्रकार हैं। आपको बताना है कि स्वर के कितने प्रकार हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 3। स्वर के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर या संयुक्त स्वर। प्लुत स्वर या संयुक्त स्वर। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ। आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए, सौरसेनी अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है। आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी की बोलियां अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। याद रखें, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से विकसित हुई है। अगला प्रश्न है संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण। याद रखें, परिमाणवाचक विशेषण। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, उपवाक्य। उपवाक्य वाक्य का भेद नहीं है। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य वाक्य का भेद है, लेकिन उपवाक्य वाक्य का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है च वर्ग का व्यंजन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन च वर्ग का व्यंजन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि ज और छ दोनों दोस्तों क्या है? च वर्ग का व्यंजन वर्ग है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है गणेश में कौन सी संधि है। तो आपको बताना है दोस्तों कि गणेश में स्वर संधि है। आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, स्वर संधि। गणेश में कौन संधि है? स्वर संधि है। अगला प्रश्न है ह्रस्व स्वर कौन सा है। आपको बताना है कि ह्रस्व स्वर कौन सा है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए, ह्रस्व स्वर अ है। याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न अर्ध स्वर है। आपको बताना है कि इनमें से कौन अर्ध स्वर है। तो दोस्तों य और व अर्ध स्वर है। याद रखेंगे, य और व अर्ध स्वर है। आपका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों अगला प्रश्न है उच्चारण की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा बी, कंठ। क वर्ग का उच्चारण दोस्तों किससे होता है? कंठ से होता है। तो इसलिए आपका सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, न ओष्ठ वर्ण नहीं है। न क्या है? दंत वर्ण है। याद रखें, न दंत वर्ण है। प, फ, ब, भ, म क्या है? ये ओष्ठ वर्ण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अयोगवाद ध्वनि किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन अयोगवाद ध्वनि है। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुस्वार, ए। आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए, अनुस्वार। अयोगवाद ध्वनि 2 है। कौन कौन से दोस्तों? अंग और अ। याद रखें, अंग और अ क्या है? अयोगवाद ध्वनि। अगला प्रश्न है ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। आपको बताने कि ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। तो दोस्तों ध्वनि वर्ण की लघुत्तम इकाई है। याद रखें। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सी।